अगर मर्दांगी है आपके अंदर अंजार साहब, आप अगर मर्दांगी हैं आपके अंदर, तो आप चालान में लिखवाइए कि 15,000 रुपया चालान में लिखा गया। 15,000 जिस दिन चालान में लिख दीजिएगा, उस दिन वहां का जनता को मैं पैसा वापस कराऊंगा। कि सीओ चोर है, मोटेशन में बगैर पैसा लिए हुए काम नहीं करता है। मैं तो ये कहूंगा कि हम संजोग से देखिए कि हमारे जिला का क्या कहते हैं कि मंत्री भी उस विभाग का है और उस जिला का पदाधिकारी नहीं संभलता है, पूरे बिहार का क्या हाल होगा। अंजार साहब को बोलिए कि एक चौकीदार को डांटे हैं क्या, एक सीईओ को डांटे हैं क्या, एक बीडीओ को डांटे हैं क्या, एक थाना प्रभारी को डांटे थे क्या 5 साल में। हमसे मेरा उसका जवाब हमसे क्यों लेते हैं, मेरा जनता जवाब देगा कि हम किस पदाधिकारी को किस हिसाब से बात करते हैं। यानी कि तौसीफ साहब जो वर्तमान के विधायक हैं इस बात को मानते हैं कि आपने प्रयास तो किया लेकिन आप सफल नहीं हुए, विफल हो गए इस प्रयास। नहीं, हम प्रयास आज भी कर रहे हैं, विफल नहीं हुए हम। तो अंजार साहब कहाँ बीजेपी को समर्थन किए, वो तो आरजेडी को समर्थन किया। अरे भाई, आरजेडी ही तो बीजेपी को जिताया है। आरजेडी अगर चाहता तो एमआईएम से गठबंधन करके सरकार बना लेता। तो हम अंजार नईमी साहब से ये कहना चाहेंगे कि अंजार नईमी साहब, आपका तो 11 भट्टा है, आप एक बार बताइए तो ईटा का रेट क्या है, आप रेट बता दीजिए। बहादुरगंज का जनता जानना चाहता है कि रेट क्या है। इस वक्त हमारे साथ बहादुरगंज के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के विधायक तौसीफ आलम साहब हैं। हाल के दिनों में बिहार और सीमांचल के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में जो कुछ चल रहा है, कुछ ज्वलित मुद्दे हैं और ख़ास करके तौसीफ आलम साहब के कुछ जो पुराने सवालात हमारे जहन में चल रहा है। जब साहब विधायक नहीं थे, 2025 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय के कुछ वादे और चुनाव जीतने के बाद कुछ ऐसे कारनामे इनकी तरफ से किए जा रहे हैं जो सोशल मीडिया में बिल्कुल चर्चा का विषय बना हुआ है और उसी को लेकर के विपक्ष कहीं ना कहीं बार बार इन पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। चलिए इन सारे मुद्दों को लेकर के हम बातें करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले हम आपसे ये पूछेंगे, जनता जो कॉकरोच जनता पार्टी है उनकी तरफ से जो पेपर लीक्स का मामला बार बार सामने आ रहा है, उसको लेकर के जो शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफे को लेकर के तकरीबन 27-28 दिनों से जंतर मंतर में दिल्ली में धरने पर है, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं जो है रेंगती है। सरकार इसका कोई सुध नहीं ले रही है। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, सरकार को जवाब देना चाहिए। और एक वक्त था अन्ना जी का, वो धरने पर बैठे थे, कांग्रेस का सरकार था, उस समय हम कांग्रेस में थे। केजरीवाल जी धरना पर थे, उस समय कांग्रेस सरकार था, और उन लोगों ने बाजब्ता धरने को सपोर्ट किया था। यही लोकतंत्र कहता है। लेकिन आज का जो सरकार है, आज का सरकार लोकतंत्र नहीं है, ये सरकार मोदी तंत्र है, ये सरकार बीजेपी तंत्र है, ये सरकार एक समुदाय के खिलाफ माहौल पैदा करके सत्ता में बैठ के रहना चाहता है। और सवाल रहा, आज का डेट में लोकतंत्र नहीं है। सरकार आज जो कॉकरोच पार्टी के जो आदमी हैं वो धरने पर है, मैं उसको सलाम करना चाहता हूं कि आपने पेपर लीक मामले पर धरना दिए हैं, इसलिए मैं सलाम करता हूं कि आपने कम से कम हिम्मत तो जुटाया, लड़ाई तो लड़ा, इसलिए मैं उसको सलाम करना चाहता हूं। सरकार इसमें जवाब दे ना दे, सरकार विफल है। लेकिन आपको क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि भाजपा जो है इसको अपना ईगो पे ले रही है कि अगर हम कॉकरोच जनता पार्टी के जो इस्तीफे की मांग है उसको कबूल लेते हैं और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवा देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो भाजपा पे चढ़ बैठेगा? करवाए तो पहले इस्तीफा तो इस्तीफा करवाए। बीजेपी सरकार में सिर्फ शिक्षा मंत्री दोषी नहीं है, बल्कि बीजेपी सरकार में प्रधानमंत्री जी भी दोषी हैं। मैं तो प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा मांगता हूं कि पेपर लीक कैसे हुआ, बार बार लीक क्यों होता है। प्रधानमंत्री जी दोषी है इसमें, प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे, क्योंकि आपका कैबिनेट गलत किया, आप गलत किए। सर, आपके ही विधानसभा का एक ज्वलित मुद्दा जो बिल्कुल चर्चा का विषय बना हुआ था, रिजवान हत्याकांड को लेकर के हम आपसे पूछना चाहेंगे। उस मामले में सभी लोग जो है रिजवान का जो आरोपी है उसकी बीवी डेजी परवीन और अनवर, इन लोगों के लिए जो है फांसी की मांग करते हैं। खुद जो डेजी की मां है, उनका जो अपना सगा भाई है, ये सब फांसी की मांग कर रहे हैं कि अगर दोषी है ये तो इनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। विधायक तौसीफ आलम साहब का क्या नज़रिया है सर? अगर दोषी नहीं है,
दोषी है, रिजवान का हत्या किया है वो। रिजवान, ये डेजी और वो जो है अनवर, ये दोनों मिलके हत्या किया है। उसको फांसी का भी सज़ा कम है। जिस हिसाब से हत्या किया है, हत्या तो अनेक होता है, लेकिन जो पवित्र रिश्ता होता है मियाँ बीवी का रिश्ता, ये मियाँ बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो यकीन का रिश्ता होता है। जो अगर जहर भी पिलाए तो सोहर खुशी खुशी पी ले, लेकिन इस रिश्ता को तार तार किया है। इसलिए उसको फांसी के साथ साथ उसको जुर्माना भी होना चाहिए, और फांसी से कम हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। फांसी अगर नहीं हुआ तो हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन फांसी दिलाएंगे। इसी सिलसिले में सर, इसी संबंधित एक और सवाल है। जो रिजवान का परिवार वाले हैं, इन लोगों का कहना था कि रिजवान बाहर कमाता था कुवैत में, और हमेशा अपने घर में जो है पैसा भेजता था, जो संपत्तियां खरीदी जाती थी वो उनकी बीवी के नाम का हुआ करता था। तो अब ये मामला, रिजवान तो है नहीं, तो जो उनकी जो संपत्तियां हैं जो उनकी बीवी के नाम से है, जो उनके पैसे से ख़रीदा गया, अब उनका मुतालबा है कि जो उनके औलाद हैं, उनकी जो बाल बच्चे हैं, उनके नाम जो है होना चाहिए। आपकी क्या राय है सर उसमें? देखिए, हम तो यही कहेंगे कि कोर्ट में एक आवेदन पड़ेगा। इसमें कोर्ट ही डिसीजन ले सकता है कि उसका संपत्ति किसका होगा। लेकिन मेरा मांग है कि जो उनका संपत्ति है वो अवैध है, क्योंकि रिजवान बाबू ने ही पैसा भेजा, तभी वो बिल्डिंग उठाया, ये ज़मीन खरीदा। तो अवैध समझ करके उसको फ्रीज कर देना चाहिए, और जो उसका वर्सान है, बेटा है, बेटी है, उसके नाम पर कर देना चाहिए। मैं कोर्ट से ये दरख्वास्त करूँगा कि इसमें फैसला लेने से एक जुडिशल यानी कोर्ट पर उम्मीद बढ़ जाएगा। सर, अब हम थोड़ा सा आपको पुरानी यादों में लिए चलते हैं, जिस समय 2025 विधानसभा का चुनाव हुआ नहीं था, और आप एमआईएम पार्टी में शायद उस समय, मेरे जो जहाँ तक याददाश्त है, आप एमआईएम पार्टी में शायद आप गए भी नहीं थे, या फिर आप गए हुए थे। लेकिन बहादुरगंज विधानसभा के जो ये हैं, जो प्रखंड कार्यालय है, वहाँ पर आपका एक प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पर आप गए भी थे और हमारी भी मौजूदगी वहाँ पर थी। वहाँ पर आपने बीडीओ साहब को वो ज्ञापन सौंप के बाहर आ रहे थे, और वहाँ पर मीडिया से बात करते हुए आपने कहा था बिजली समस्या को लेकर के कि बहादुरगंज का हम विधायक होंगे, रहेंगे, और बिजली की ये हालत होगी, हम तो इस्तीफ़ा दे देंगे। तो सर, उस समय और इस समय का अगर हम कंपेयर करें तो बिल्कुल जस का तस लग रहा है मामला, समस्या वही है बिजली को लेकर के। तो क्या तौसीफ साहब इस्तीफ़ा देंगे, जो आपने खुद कहा था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, वो सही बात है कि हमने कहा था हम कमज़ोर होंगे तब कहते हैं। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार सरकार से, और लड़ाई लड़ करके हम अपने क्षेत्र में बिजली दिला रहे हैं। जहाँ भी बिजली नहीं रहेगा वहाँ का जनता हमको फ़ोन करे, हम उसको बिजली दिलाएंगे। और जो पदाधिकारी बिजली में कटौती करेगा उससे लड़ाई लड़ेंगे, उसको घसीट करके यहाँ से बिहार सरकार तक ले जाएंगे। इसीलिए चिंता करने का जरूरत नहीं है। आज का डेट में बहादुरगंज का विधायक कमज़ोर नहीं है, समझ गए। इसीलिए बिजली जिस तरह से भी होगा, हम बहादुरगंज के जनता को बिजली दिलाएंगे। इसके लिए हमको लड़ाई किशनगंज से लेकर के, आप देख रहे हैं कि हम एमडी से लेकर के विधानसभा तक हमने आवाज़ उठाया, और हमने लड़ेंगे। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम लड़ के हम अपना विधानसभा को हिस्सा दिलाएंगे। तौसीफ आलम साहब यकीनन कमज़ोर नहीं है, लेकिन आपने कहा था कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे, और ये भी कहे थे आप कि अगर मेरे टाइम पे अगर ऐसा होगा तो हम इस पदाधिकारी को चड्डी में सड़कों पे घुमा देंगे। आपने इन शब्दों का भी प्रयोग किया था। सवाल यह है कि आप अगर मजबूत हैं तो फिर बिजली का समस्या लोगों को होता क्यों है सर? देखिए, सरकार जब नीतीश जी का सरकार था तो आपूर्ति बिजली सही था। जब से सम्राट जी का सरकार हुआ है, किशनगंज जिला में बिजली कटौती हुआ है, आप लोग भी शायद जानते हैं। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि बिजली का कहीं भी आप पता कर लीजिए, कहीं अगर ट्रांसफार्मर जलता है तो 24 घंटा के अंदर बिजली लगता, ट्रांसफार्मर लगता है। कहीं बिजली अगर चले जाता है तुरंत हमको फ़ोन करता है, हम तुरंत विभाग को फ़ोन करते हैं और बिजली दिलाते हैं। और कहीं अगर दिक्कत है तो हमसे एमडी साहब, जो बिजली का एमडी है, वो हमसे वादा किया है कि 2 महीना, 1 महीना बीत गया और 1 महीना परेशानी होगा, हम आपको बिजली 100% में 99% बिजली दिलाएंगे। इसलिए हमने चुप हैं और लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। हमने विधानसभा में आवाज़ उठाया, हमने एमडी से मिला, हमने डीएम को भी कहा कि हमने रोड पर उतर जाएंगे और धरना पर बैठ जाएंगे। इसीलिए हमने कभी भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ समझौता नहीं किया। हम लड़ाई लड़ना जानते हैं, हम लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ाई लड़ करके बहादुरगंज विधानसभा का जनता को जो भी कमियां हैं हम उसको पूरा करेंगे। हम लड़ाई लड़ेंगे। सर, एक और पुरानी याद को ताज़ा कर देते हैं, चूँकि आपको भी लगेगा कि आप लोग सिर्फ वही सवाल घुमा घुमा के कर क्यों रहे हैं।
असल में सवाल बार बार आपको पूछने का मकसद ये था कि आपका किया हुआ वो वादा आप तो पूरा हुआ नहीं। 8,500 9,000 से ईटा का रेट कम क्या होगा, ये तो 15,000 क्रॉस कर रहा है। फिर तौसीफ साहब कर क्या रहे हैं? विपक्ष का सवाल है, विपक्ष का इल्ज़ाम है कि आप तो भट्टा वाले से पैसा लेकर के बैठ गए हैं। साफ तौर पर आपके पूर्व विधायक जी का इल्ज़ाम है। तौसीफ साहब, सवाल है कि आप कर क्या रहे हैं? पूर्व विधायक जी से ये पूछिए कि बहादुरगंज में 17 भट्टा है, 17 भट्टा में 11 भट्टा अंजार नईमी साहब का है। क्या अंजार नईमी साहब कम करेंगे भट्टा का रेट? और हमने कहा, अभी भी कह रहे हैं कि 5715 रुपया सरकारी रेट है, उसको जीएसटी अगर जोड़ दें तो 6-7 हज़ार 8 हज़ार होगा। तो हम अंजार नईमी साहब से ये कहना चाहेंगे कि अंजार नईमी साहब, आपका तो 11 भट्टा है, आप एक बार बताइए तो ईटा का रेट क्या है? आप रेट बता दीजिए, बहादुरगंज का जनता जानना चाहता है कि रेट क्या है, सरकारी रेट क्या है, आप बता दीजिए। और सरकारी रेट अगर 5715 रुपया नहीं है तो आप चालान में क्यों नहीं लिखवाते हैं? आप चालान में लिखवाइए। अगर 15,000 ईटा का रेट लेते हैं, हजार अगर मर्दांगी है आपके अंदर अंजार साहब, आप अगर मर्दांगी हैं आपके अंदर, तो आप चालान में लिखवाइए कि 15,000 रुपया चालान में लिखा गया। 15,000 जिस दिन चालान में लिख दीजिएगा, उस दिन वहां का जनता को मैं पैसा वापस कराऊंगा। लेकिन आपने कभी ये नहीं कहा कि हमारा 11 भट्टा है तो हम कुछ कम करा देते हैं। आपको भी तो जनता ने जिताया था, आपको भी फर्ज बनता है कि आप और भट्टा वाला से कुछ कम कर लेते। अंजार साहब, किसी पर आरोप लगाने से पहले अपने आप पर झांक के देखिए। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आपने दल बदलू का काम किया, आपने 6 करोड़ रुपया लेकर के दूसरे पार्टी में गए हैं। तौसीफ आलम कभी भी बीजेपी से समझौता नहीं किया है, ना करेगा, गर्दन काट देगा, बीजेपी से समझौता नहीं करेगा। आप लोगों ने पैसा लेकर के अदर पार्टी में गए हैं। तो अंजार साहब कहाँ बीजेपी को समर्थन किया? वो तो आरजेडी को समर्थन किया। अरे भाई, आरजेडी ही तो बीजेपी को जिताया है। आरजेडी अगर चाहता तो एमआईएम से गठबंधन करके सरकार बना लेता। आप एमआईएम से गठबंधन क्यों नहीं किए? आरजेडी वाला अगर एमआईएम से गठबंधन करता तो बीजेपी का सरकार बनता, नहीं बनता। इसीलिए मैं एक ही बात कहूंगा ईटा का रेट को लेकर के कि जनता से भी मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप ईटा लेते हैं 5715 रुपया ही दीजिए। अगर ज्यादा लेता है तो आप चालान में लिखवाइए, जितना कर ईटा लेते हैं चालान में आप लिखवाइए, पैसा मैं वापस कराऊंगा। आप चालान में लिखवाइए। यानी कि तौसीफ साहब जो वर्तमान के विधायक हैं इस बात को मानते हैं कि आपने प्रयास तो किया लेकिन आप सफल नहीं हुए, विफल हो गए इस प्रयास? नहीं, हम प्रयास आज भी कर रहे हैं, विफल नहीं हुए हैं। हमने विधानसभा में आवाज उठाया, हमने डीएम से लड़ाई लड़ा, हमने विभाग से लड़ाई लड़ा, विभाग बिक गया। और आपको यह भी बता दूं, मैं लड़ाई जारी रखा हूं और इंशाअल्लाह लड़ाई लड़ते रहूंगा। जब तक इस रेट में सुधार नहीं होगा तब तक मेरा लड़ाई चुप नहीं होगा, क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये लोग चालान में नहीं लिख रहा है। विभाग पैसा लेकर के चुप है, प्रशासन पैसा लेकर चुप है। आप चालान में लिखवाइए सब चीज में। भाई, आप किसी भी चीज में, आप दाल खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, एक भोजन मिलता है आपको, दाल इतना रुपया किलो, चावल इतना रुपया किलो। लेकिन ईटा का रेट में आप चालान में क्यों नहीं लिखते हैं? सब भट्टा वाला चोर है। सर, अब हम जरा चुनाव जीतने के बाद आते हैं, चूँकि चुनाव जीतने के बाद विधायक मद में तो अगर देखा जाए तो क्या स्थिति है वो हम सब जानते हैं, चूँकि आप खुद विधायक हैं। सवाल यह है कि 2-3 दिनों से या कुछ दिनों से एक नहीं कई एक वीडियो जो सोशल मीडिया में वायरल है, जो आपके अकाउंट से भी है, आपके चाहने वालों के भी अकाउंट से है, जिसमें आप साफ तौर पर एक सीएस को फटकार लगाते हैं और कहते हैं कि अगर कुछ हुआ तो नौकरी खा जाएंगे। तो एक विधायक, मैं सीधे आपको कहता हूं, एक विधायक क्या एक सीएस की नौकरी को खा सकता है, या फिर क्या वजह थी कि आप इतना क्यों बिगड़ गए? देखिए, हालात ऐसा पैदा कर दिया। एक डिलीवरी पेशेंट जाता है सदर हॉस्पिटल और वहाँ इलाज नहीं होता है, उससे आधार कार्ड मांगा जाता है। वो 2 जान, यानी डिलीवरी था, एक बच्चा पेट में, वो और उसका माँ, 2 जान का खतरे में था। इसलिए हम अपने आप को रोक नहीं पाए। सीएस को अगर बोले हैं कुछ तो हो सकता है कि गलत बोले हैं, लेकिन हमने जज्बात में बोला है। और अगर उसमें उस समय नहीं बोलते तो वो बच्ची का भी जान जाता और बच्ची का माँ का भी जान जाता। तुरंत हरकत में आया सीएस, उस दिन हरकत में आया है, लेकिन हमारा डांट फटकार के बाद
उससे पहले सदर हॉस्पिटल का डॉक्टर सोया हुआ था, इलाज नहीं कर रहा था, एडमिट नहीं ले रहा था। अगर कहिएगा तो आप उस बच्चे के माँ से मिल सकते हैं, आप उसका आप जवाब आपको खुद मिल जाएगा। अनजार नईमी का सीधा कहना है कि वो स्क्रिप्टेड वीडियो था, जानबूझकर बनाया गया था। विधायक तौसीफ आलम के द्वारा ही उनके लड़कों से कहा गया था कि वीडियो बनाओ, यानी स्क्रिप्टेड था। आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? अंजार नईमी साहब को बोले कि एक चौकीदार का आप वीडियो दिखा दीजिए धमकाते हुए। हमने तो लड़ाई लड़ने का काम किया, सीएस हो, एसपी हो, डीएम हो, सीएम हो, सबसे हमने लड़ाई लड़ने का काम किया। हमने अपना मांग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आज का डेट में भी जनता का हित के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। अंजार साहब को बोलिए कि एक चौकीदार को डांटे हैं क्या, एक सीईओ को डांटे हैं क्या, एक बीडीओ को डांटे हैं क्या, एक थाना प्रभारी को डांटे थे क्या 5 साल में? हमारा हमसे मेरा उसका जवाब हमसे क्यों लेते हैं? मेरा जनता जवाब देगा कि हम किस पदाधिकारी को किस हिसाब से बात करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि तौसीफ साहब, आपका ही बयान है कि भाई साहब कुछ करना पड़ता है कार्यकर्ताओं का, लोगों का दिल को जीतने के लिए। तो हकीकत में तौसीफ आलम साहब का बीती रात जो एक वीडियो फिर से वायरल हुआ है, जिसमें आप किसी पदाधिकारी से बात करते हुए कह रहे हैं कि आपका सीईओ तो चोर है, आपका सीईओ तो कुछ नहीं किया है। तो तौसीफ आलम साहब आखिर इस तरह से जो पढ़ लिख कर एजुकेटेड पर्सन जो नौकरी में होते हैं और उनको इस तरह से एकदम ज़बरदस्त फटकार लगा देते हैं, पहली बात ये हिम्मत कहाँ से आती है? दूसरी बात कि आप कार्यकर्ताओं के लिए कहाँ तक, किस हद तक जा सकते हैं सर? देखिए, हिम्मत का जहाँ तक बात है, मैं एक मुसलमान का बच्चा हूँ, मेरा सर सिर्फ अल्लाह के आगे झुकेगा, समझ गए? और रहा सवाल कि क्या मैं उस समय चुम्मा खाता पदाधिकारी का? एक बच्ची मतलब लगभग बालिग नदी में बह गई, चौथा दिन है आज नहीं मिला है, और पदाधिकारी कान में तेल दे करके आँख में चश्मा लगा करके सोया हुआ है, तो क्या मैं पदाधिकारी का चुम्मा खाऊं? सीईओ इसमें दोषी है। अगर उस दिन हरकत में आता तो उसी दिन लाश मिल जाता। ना एनडीआरएफ का टीम को तेल का व्यवस्था कराया, ना एनडीआरएफ का टीम को खाने का व्यवस्था किया, ना एनडीआरएफ टीम को कोई जिम्मेवार आदमी दिया। एनडीआरएफ का टीम बाहर से आया, वही अपने से ही किया। तो हमने एसडीओ साहब को कहा कि एसडीओ साहब, आप आपको बोले एनडीआरएफ का टीम दे दिया आपने, लेकिन इसका कोई जिम्मेवारी तो लेना पड़ेगा। आपका सीईओ चोर है। हमने कहा, मैं आज भी कह रहा हूं कि सीईओ चोर है। आपको साबित करना पड़ेगा, फिर सब क्या करेंगे भाई? साबित क्या, हम क्या, पूरा 3 लाख पब्लिक गवाह देगा कि सीईओ चोर है, मोटेशन में बगैर पैसा लिए हुए काम नहीं करता है। मैं तो ये कहूँगा कि हम संजोग से देखिए कि हमारे जिला का क्या कहते हैं कि मंत्री भी उस विभाग का है, और उस जिला का पदाधिकारी नहीं संभलता है, पूरे बिहार का क्या हाल होगा।